गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ये एम.कॉम फाइनल ABST का जो पेपर है ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक, इसका जो अपना चैप्टर चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसकी 9th क्लास ले रहा हूँ। पिछली क्लास में यानी 8th क्लास में मैंने मशीन M1 के लिए प्रतिबंध से संबंधित इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना बताया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मशीन 2 के लिए प्रतिबंध को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना बताऊंगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट P1 जिसकी हमने नंबर ऑफ यूनिट x मानी थी, P1 को मशीन 2 पर काम करने के लिए 3 आवर्स की आवश्यकता है। इसलिए प्रोडक्ट P1 के लिए मशीन 2 के आवर्स जो कंज्यूम होंगे वो हैं 3x। दूसरी तरफ मशीन 2 पर जो हम प्रोडक्ट 2 बनाएंगे उसमें 2 आवर्स प्रति यूनिट की आवश्यकता होती है। प्रोडक्ट P2 जिसके लिए हमने यूनिट y मानी थी, इसका मतलब उसके जो आवर्स का कंजम्पशन है वो 2y हो जाएगा। यानी इन दोनों का टोटल 3x + 2y शुड बी इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 60। इक्वेशन में हम लेंगे तो इनइक्वलिटी वाला साइन हटा देंगे और इक्वल लगा देंगे। अब देखिए, इसमें हम ये एज्यूम कर लेते हैं एक बार कि y यूनिट यानी हम केवल यदि x यूनिट ही बनाते हैं, यदि हम केवल x यूनिट ही बनाते हैं, y यूनिट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं यानी मशीन 2 के लिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी कि 3x + 2 × 0, क्योंकि y की कोई यूनिट नहीं बना रहे और इस हिसाब से x की वैल्यू आ जाएगी 20। यानी हम यदि मशीन 2 पर केवल x यानी P1 ही प्रोडक्ट बनाते हैं, P2 प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 यूनिट बना सकते हैं। इसी तरह से यदि हम प्रोडक्ट P2 ही बनाते हैं यानी P1 नहीं बनाते हैं, यानी x 0 हो जाएगी और y की यूनिट हमको बनानी है, तो ऐसी स्थिति में मैंने ये इक्वेशन लिख दी है। आप इफ वाले में देखिएगा तो यहाँ y की वैल्यू आती है 30। यानी हम यदि केवल प्रोडक्ट P2 ही बनाते हैं, P1 नहीं बनाते हैं, तो P2 की 30 यूनिट बन जाएगी। इस प्रकार से हम यहाँ एक टेबल फॉर्म में लिख देंगे, x y इधर लिख देंगे और यानी रो में लिख देंगे और कॉलम वाले में हम yx लिख देंगे। यहाँ x = का मतलब हुआ हम x की 20 यूनिट बना रहे हैं। yx ऊपर लिखा है तो x के नीचे हमने 20 लिख दिया, y के नीचे 0, यानी कोई यूनिट नहीं बना रहे y की। यहाँ आप दोबारा ध्यान रखिएगा, x और y का मतलब होता है, x का मतलब प्रोडक्ट P1 और y का मतलब प्रोडक्ट P2, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी सिचुएशन ये है कि y = यहाँ हमने मतलब x की कोई यूनिट नहीं बना रहे और y की 30 यूनिट बना रहे हैं। इसी तरह से मैंने इसमें जो d के सामने लिखा है ब्रैकेट में 0 30, c के सामने लिखा हमने 20 0, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ d पॉइंट पर हम x की यानी P1 की कोई यूनिट नहीं बना रहे, P2 की हम 30 यूनिट बना रहे हैं, इसलिए 0 30। अब इस ग्राफ में देखिएगा, इसमें जो ग्राफ OY एक्सेस पर D पॉइंट हमने लगाया है, यहाँ पर 0 30 यानी नीचे से ऊपर तक ये 30 काउंट करेंगे, क्योंकि OY एक्सेस पर हमने Y यानी P2 प्रोडक्ट को शो किया हुआ है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो C बिंदु है, यहाँ हमने 20 और 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब x की यानी प्रोडक्ट P1 की 20 यूनिट बना रहे हैं और P2 की कोई यूनिट नहीं बना रहे, इसलिए यहाँ और OX एक्सिस पर हम P1 शो करेंगे और यहाँ 20 0 यानी यहाँ से 0 से लेकर के और 20 तक ये हमारा ये होगा। इस तरह से पूरा ऊपर दोनों C और D लाइन को हम मिला देंगे और ये एरिया को हम डार्क कर देंगे। अब इन दोनों प्रतिबंध M1 और M2 को हम इस एक दूसरे ग्राफ में बनाएंगे। वैसे तो आप एक ग्राफ बनाओ उसी में सब बन जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं बता सकता, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। ये वैसे जो एक ग्राफ बनाओगे उसमें ही आप P1 प्रोडक्ट के इक्वेशन को शो कर देंगे और मशीन 1 के कांस्टेंट की इक्वेशन को शो कर देंगे। इसी तरह से मशीन 2 के कांस्टेंट को भी इसी ग्राफ में आप शो कर देंगे। जब आप दोनों लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्रॉस करेंगी उस बिंदु को हम m से डिनोट करेंगे। अब ये m की वैल्यू निकालते कैसे हैं, ये देखिएगा आप। अब m से यदि हम OY एक्सेस पर कोई लंब डालेंगे तो ये
जब नीचे से काउंट करेंगे ये 15 हो जाएगा। और यदि हम एम बिंदु से ओ एक्स एक्सिस पर हम लंब डालेंगे तो उस स्थिति में ये 10 पर आएगा। और चाहें तो आप इन दोनों इक्वेशन से साइमल्टेनियस इक्वेशन के माध्यम से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब ये एम बिंदु हो गया 10 और 15। अब अपने पास जो शेडेड एरिया है, यानी जो इनर साइड में, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है इसलिए लेस वाला हम एरिया कवर करेंगे। और तो 4 बिंदु हो गए इसमें, ओ सी एम और बी, ये 4 बिंदु हैं और इसका जो एरिया है फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब चारों बिंदु अपने आप में इनके हम वो निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। जीरो पर का मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, न तो पी का कर रहे हैं, न P1 का कर रहे हैं, न P2 का, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 0। सी बिंदु पर हम x की 20 यूनिट बना रहे हैं और y की 0 यूनिट बना रहे हैं। x का मतलब P1 की प्रॉफिट बनाते हैं तो हमारे पास 60 रुपये पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट होता है, तो 1200 रुपये का प्रॉफिट होगा यहाँ पर। और चूंकि y की यानी P2 की कोई यूनिट नहीं बना रहे, तो यहाँ इस सी बिंदु को यदि हम कंसीडर करते हैं तो 1200 रुपये का प्रॉफिट होगा। एम बिंदु पर हम देखते हैं कि P1 की हम 10 यूनिट बना रहे हैं, P2 की हम 15 यूनिट बना रहे हैं, यानी x और y भी कह सकते हैं उसको, या P1 कह दीजिए, P2 कह दीजिए, या x कह दीजिए, y कह दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ हमको प्रॉफिट हो रहा है 60 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, और 50 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका, क्यों y मतलब जो y या P2 प्रोडक्ट है उस पर प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपये पर 50 रुपये पर यूनिट, तो ये 750 रुपये, 750 प्लस 600 यानी 1350 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है। और हम जब बिंदु बी की बात करते हैं तो x की कोई यूनिट नहीं बना रहे, यानी x से तो कंट्रीब्यूशन, x मतलब P1 तो 0 कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन P2 की जो y यूनिट बनाएंगे उसमें 20 रुपये पर यूनिट का प्रॉफिट होगा। 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 50 यूनिट का मतलब 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। इस तरह चारों बिंदुओं में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एम बिंदु पर है, इसलिए एम बिंदु को ही हम कंसीडर करेंगे। और इसको किस फॉर्म में उसमें आंसर बनाते समय हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको मैं स्लाइड के माध्यम से इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब आपको PDF इसका भेजूंगा तो आप उसमें देख लीजिएगा कि इसमें मैंने किस प्रकार से इनको अनुकूलतम हल और ये टेबल या प्रॉफिट की कैलकुलेशन शो की है। आज इस क्लास में इतना ही बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।